वेलकम एवरीबॉडी। आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत जहां कोई वापसी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पाठ की विधा क्या है। पाठ की विधा है यात्रा वृतांत। तो समझ लेते हैं कि यात्रा वृतांत क्या होता है। जब कोई भी लेखक अपनी किसी यात्रा के बारे में, वहां के अनुभवों के बारे में, वहां की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, लोगों के जनजीवन के बारे में, या जो कुछ भी उसका उस यात्रा के संबंध में विवरण होता है, अनुभव होता है, उसको अपने लेखन में उकेरता है, तो ये विधा यात्रा वृतांत कहलाती है। और जो हमारा आज का चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, वो भी एक यात्रा वृतांत है। अगर प्रश्न आ जाता है कि पाठ की विधा बताएं, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है और एक यात्रा वृतांत है। अब इस पाठ की मूल संवेदना क्या है, अर्थात पाठ किस चीज के बारे में है, उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारे पाठ की मूल संवेदना है, उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण से उत्पन्न मनुष्य की विस्थापन संबंधी समस्या को चित्रित किया है। अर्थात जब विकास होता है और उस विकास के साथ साथ पर्यावरण को जो नुकसान होता है, और उस नुकसान के साथ साथ जो मनुष्य है जब वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं, तो उन जो संबंधित समस्याएं उन्हें आती हैं, उन समस्याओं को चित्रित किया गया है। और साथ में लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि अगर विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन नहीं बनाया रखा जाएगा, तो हमेशा से ही विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती रहेंगी। और उसके कारण जो हमारे देश की जमीन है और जो देश की संस्कृति है, वो भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो आगे पाठ को शुरू करते हैं। ये जो हमारा पाठ है जहां कोई वापसी नहीं, ये कई सारे भागों में विभाजित है। तो आपकी सुविधा को देखते हुए मैं एक एक भाग का वर्णन यहाँ पर करती जाऊंगी। तो सबसे पहला भाग हमारे सामने है अमझर शब्द का अर्थ। अर्थात अमझर का मतलब क्या है। अम माने आम, झर माने झरना। तो एक ऐसा गांव जो हमेशा आम के पेड़ों से घिरा रहता है और जहां आम झड़ते हैं, तो उसे अमझर शब्द की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले जब घोषणा होती है कि अमरौली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से आम के पेड़ सूखने लगे। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने जब घोषणा करी कि जो नवा गांव है उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम अमरौली है, उसके तहत कई सारे गांव उजाड़ दिए जाएंगे। उसमें अमझर जो गांव था वो भी उजड़ेगा। तो इस घोषणा के बाद से ही वहां जो आम के पेड़ थे वो भी सूखने लग गए। इसका मतलब क्या है कि उन पर सूनापन छा गया। उन्होंने फल देने भी बंद कर दिए। कहीं तो जो हमारा जो गांव था, वो ऐसा था कि वहां हमेशा आम झड़ते थे, लेकिन जब से उस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, तो वो आम के पेड़ सूखने लगे। अब जो नीचे की लाइन दी है कि ठीक ही तो है, आदमी उजड़ेगा तो फिर पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आप इस चीज को देखें कि जब अगर अमझर में आदमी ही नहीं रहेंगे, जब आदमी ही विस्थापित हो जाएंगे, तो वहां आम के पेड़ आखिर जीवित रहकर क्या करेंगे। इसका मतलब यही है कि ना तो आदमी होंगे, ना उन पेड़ों को उपभोग करने वाला कोई रहेगा, ना ही उनके फलों को कोई खाने वाला रहेगा। तो पेड़ों का जीवन भी उसी प्रकार का हो गया। पेड़ों ने सोच लिया कि जब अमझर में आदमी ही उजड़ जाएंगे, तो फिर वो जीवित रहकर क्या करेंगे। दूसरा जो हमारा भाग है, वो है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। अर्थात हम किन व्यक्तियों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहेंगे। शरणार्थी का अर्थ क्या होता है। शरण आर्थी माने चाहने वाला, अर्थात जो शरण की इच्छा रखता हो, वो शरणार्थी कहलाता है। तो आज क्योंकि भारत स्वतंत्र है, तो फिर आज के भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें शरणार्थी नाम दिया गया। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हम किसे कहेंगे कि जो लोग औद्योगिकरण की आंधी में अपने घर से, जमीन से हमेशा के लिए अलग हो गए, वो ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाए। क्योंकि वो अपने घर से, जमीन से हमेशा के लिए बेघर हो गए,
तो जैसे अमरोली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के जो अनेक गांव उजड़े, वहां के लोग जो विस्थापित किए गए, जिन्हें अपने घर से जमीन से हमेशा अलग रहना पड़ा, तो वो ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाए। इसके बाद हमारा अगला जो भाग है वो है प्रकृति और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर आया। अब दोनों तरह का विस्थापन है। अगर प्रकृति के कारण विस्थापन होता है तो वो क्या है, और औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है वो क्या है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या है कि जब बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपने घर को छोड़कर कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और स्थिति सामान्य होने पर वापस घर लौट आते हैं, तो उन्हें प्रकृति के कारण विस्थापित कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब कभी जैसे बारिश हुई, बाढ़ हुआ, सूखा पड़ा या कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से लोगों को कुछ समय के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्राकृतिक आपदा शांत होती है तो लोग वो दोबारा अपने घर वापस आ जाते हैं। तो उन्हें प्रकृति के कारण विस्थापित कहा जाता है। लेकिन जब औद्योगिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर लोगों को अपने घर से, जमीन से अलग कर दिया जाता है और ये लोग जब फिर कभी वापस अपने घर नहीं आ पाते, तो उन्हें औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापित कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारे सिंगरौली गांव के या नवा गांव के और अमजर गांव के जो लोग थे, उन्हें औद्योगिकरण के कारण विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि उनकी उस जगह पर, उनके घर पर, उनकी जमीन पर बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए, फैक्ट्री प्लांट्स लगा दिए गए और वो लोग चाहकर भी फिर कभी अपने घर वापस नहीं आ पाए। तो इस प्रकार के विस्थापन को औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापित की संज्ञा दी गई। जो हमारा अगला पैराग्राफ है उसमें है यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं कैसी हैं। जो यूरोप है और जो भारत है, पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि दोनों की पर्यावरण संबंधी चिंताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यूरोप की संस्कृति अलग है और भारत की संस्कृति अलग है। जो यूरोप है उसमें संतुलन बनाए रखना है मनुष्य और भूगोल के भी, लेकिन भारत की अगर बात करी जाए तो भारत में यही संतुलन संस्कृति और मनुष्य के बीच बनाए रखने का है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की ही चिंता नहीं है, यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ उसकी संस्कृति की भी चिंता है। इसलिए भारत और यूरोप की अगर पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बात की जाए तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। यूरोप में मनुष्य और भूगोल के बीच, जबकि भारत में संतुलन जो बनाए रखना है वो संस्कृति और मनुष्य के बीच बनाए रखने का है। अगला हमारा जो भाग है वो है सिंगरौली की जो उर्वरा भूमि है वो स्वयं के लिए अभिशाप क्यों बन गई। अर्थात ऐसे कौन से कारण थे सिंगरौली के अंदर जो कि सिंगरौली अपने लिए ही अभिशाप बन गई। तो इसका अर्थ है कि जो सिंगरौली की भूमि है वो इतनी ज्यादा उर्वरा और सिंगरौली के जो जंगल थे वो इतने समृद्ध थे कि उनके सहारे शताब्दियों से जो हजारों वनवासी और किसान है वो अपना भरण पोषण करते रहे। लेकिन आज जो सिंगरौली की अतुलनीय संपदा है वो ही उसके लिए अभिशाप बन गई। तभी तो दिल्ली के सत्ताधारी और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार क्षमता उनकी आंखों में सदैव चुभती रही, और सिंगरौली जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अकेलेपन के लिए काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ उपस्थित हुआ है। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं कि सिंगरौली की जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और जंगल भी बहुत समृद्ध थे, और जो हजारों वनवासी काफी समय से सिंगरौली में रह रहे थे और जो किसान रह रहे थे वो अपना भरण पोषण, पालन पोषण उसी जमीन पर खेती करके करते थे। लेकिन जो सत्ताधारी लोग थे और जो उद्योगपति थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि सिंगरौली में तो जो खनिज संपदा है या ऐसी अपार चीजें हैं जो कि उन्हें शहरों में नहीं मिल रही हैं, तो सिंगरौली उनकी आँख की किरकिरी बन गई। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सिंगरौली में अपने प्लांट्स स्थापित करने की सोची। और सिंगरौली, काला पानी शब्द क्यों दिया है? आपने कहीं सुना भी होगा कि अंडमान निकोबार में जो सेल्युलर जेल है उसे भी काला पानी माना जाता था। तो काला पानी क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पर जाना असंभव है और असहनीय यातनाएं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें दी जाती थी। इसी इसी वजह से उसे काला पानी कहा जाता था। और जो सिंगरौली थी वो प्राकृतिक सौंदर्य में तो बिल्कुल अनूठी थी, लेकिन वहां पर जो यातायात के साधन थे
और जो बहुत सारी सुविधाएं थी उनका अभाव था, तो इसलिए जो हमारी सिंगरौली था उसको काला पानी माना जाता था। लेकिन जब से उद्योगपतियों ने देखा कि सिंगरौली में जो प्राकृतिक संपदा है उसका अपार भंडार है, तो वो सिंगरौली के पीछे पड़ गए और वहां पर उन्होंने सिंगरौली गांव में अपने जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाई, प्लांट्स लगाए। और अब जो सिंगरौली गांव है वो प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ उपस्थित हुआ है, क्योंकि वहां से अब बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उनको बहुत ज्यादा सिंगरौली से अब फायदा हो रहा है, और आर्थिक स्थिति भी उन उद्योगपतियों की सिंगरौली के कारण दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने लगी है। जो अगला हमारा भाग है वो है औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संकट। यानी ऐसे कौन से औद्योगिकरण के मानक हैं जिनकी वजह से आज हमें प्राकृतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि औद्योगिकरण ने प्राकृतिक पर्यावरण संकट को पैदा किया है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो गांव के गांव हैं उनकी जो लोग हैं उन्हें जमीनों से मुक्त कर दिया गया। तो उससे वहां का परिवेश तो खराब हुआ ही, माहौल तो खराब हुआ ही, साथ साथ जो मनुष्य है उसका अपना परिवेश भी उजड़ गया। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, तो वो उससे जुड़ जाता है। लेकिन जब सिंगरौली के लोगों को वहां से विस्थापित किया गया तो उनका अपने परिवेश से रिश्ता भी टूट गया। और इससे क्या हुआ कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति का संतुलन गड़बड़ा गया। दूसरा क्या है कि औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापित उद्योग धंधे हैं और जो कचरे हैं उनसे पर्यावरण का संकट भी पैदा हो गया। अब जो मनुष्य है, प्रकृति और संस्कृति के बीच जो संतुलन था वो नष्ट हो गया। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो इस संतुलन को बनाए भी रखे और विकास तथा प्रगति करे। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है, जहां कोई वापसी नहीं, अब यहीं पर समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ का जो अर्थ है या इस पाठ में छिपी हुई जो चीजें हैं, जो सार हैं, जो तथ्य हैं, वो आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। इसके बाद फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसका उत्तर आपको जल्दी ही दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह किया गया है। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।